चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग जीएस 365 में पॉलिटी को डील कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा आपका रेस्पॉन्स भी रहा है और बहुत ही अच्छा कोर्स भी चल रहा है। आपको पता ही होगा जितने भी चैप्टर्स यहाँ पे डील कराए गए हैं, अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या कहीं से भी प्रिपेयर करते हैं तो अगर आप नोट्स को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी जो कंटेंट है वो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। और इसके बाद जो क्वेश्चंस भी हैं आपके एग्जाम्स के, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो, यहाँ पर जो स्क्रीन पे लिखे हैं वो तो हैं ही। इसके अलावा भी जहाँ पर भी पॉलिटिक्स सेगमेंट आ रहा है वो सारे ही यहाँ पर कवर कराए जा रहे हैं, ऑलमोस्ट कह सकते हैं। नहीं तो आपको इतना नॉलेज तो प्रोवाइड कराया ही जा रहा है जिससे कि आप इजीली किसी भी एग्जाम के पॉलिटी के क्वेश्चंस खास करके डील कर पाएंगे बहुत ही अच्छे से। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था इस बारे में, इस पॉइंट पे कि सर जैसा हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज अगर आपको चेंजेस के अकॉर्डिंग अगर आप नहीं चलते हैं तो डेफिनेटली फिर प्रॉब्लम आती है। इसीलिए आपको चेंजेस के साथ अपने आप को भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। और डार्विन ने भी कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो नेचर के अनुसार चेंज नहीं हो पाता है तो उसे नेचर एलिमिनेट कर देती है। तो डेफिनेटली चेंज होने की ज़रूरत पड़ती है। इसी कारण से हम लोगों ने भी अपने कोर्स में एक छोटा सा अमेंडमेंट किया है। पॉलिटी पढ़ रहे हैं इसलिए कहेंगे कि अमेंडमेंट किया है हम लोगों ने। छोटी सी चेंजेस हैं, जैसे आप देखेंगे कि आपका फंडामेंटल राइट्स चल रहा था, वो आपका जिस तरह से चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। हम यहाँ से यानी पॉलिटी के ऑलमोस्ट आप मिड से कह सकते हैं, हम लोग टोटली चीज़ों को चेंज करेंगे। चेंज इन द सेंस अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि देखिए डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी, कोर्स कंप्लीट कराने की भी डिमांड आ रही थी और रेगुलर लेक्चर्स की बात कही जा रही थी। तो जैसा आपको पता हो कि रेगुलर लेक्चर्स डालना थोड़ा सा अपने आप में एक हेक्टिक टास्क है। इसीलिए फॉर द बेनिफिट ऑफ योर्स, आपके बेनिफिट के लिए हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम आपको अब इस तरह से करेंगे, एक दो चैप्टर्स को क्लब करके एक बार में आपको कंप्लीट लेक्चर देंगे, या फिर जैसा दो पार्ट में करेंगे। अगर बड़ा चैप्टर है, जैसे पार्लियामेंट है बड़ा है, तो अगर हम उसको दो, जैसे इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों को कंप्लीट कर लें, ताकि इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका एक ही लेक्चर में आपको कंटेंट मिल जाएगा और एक बार में हम आपको लेक्चर्स भी डिलीवर कर पाएंगे। बाकी जो आपका उधर फंडामेंटल राइट चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं आएगी, ठीक है। इससे आपका कोर्स भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा सा अमेंडमेंट किया है और ये होपफुली आप लोग के लिए यूजफुल होगा। बाकी देखिए लेक्चर्स का अगर बेनिफिट ले रहे हैं, आपको यूजफुल लग रहा है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जो हम बेसिकली इस लेक्चर में देखेंगे वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे द वन एंड ओनली द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज योर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ठीक है। दोनों को एक साथ हम कंपैरेटिव एनालिसिस के साथ हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आपको पता होगा द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ इंडिया जो अगर बात की जाए तो प्रेसिडेंट है। हेड ऑफ द स्टेट, किसी भी स्टेट के हेड कौन होते हैं, तो वो गवर्नर होते हैं, ठीक है। इतनी बेसिक बातें तो आपको पता ही होती है। हम थोड़ा सा डिटेल लेके चलेंगे और थोड़ा सा देखिए यहाँ पर हम एक ही लेक्चर में सारी चीजें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा कहीं कहीं हम देखिए रेलिवेंट चीजें सारी डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारे मेंस के भी टॉपिक्स होते हैं वो हम स्किप करते हुए चलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको इतना कंटेंट देंगे वन डे एग्जाम्स में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, दो टर्म्स आपने सुना होगा। पहले आपने एक टर्म सुना सर की एग्जीक्यूटिव, आपने एक टर्म सुना होगा एग्जीक्यूटिव, सुना होगा डेफिनेटली, हम लोगों ने डिस्कस भी किया। आपने पहले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस किया कि देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। वहां पे हम लोग डिस्कस किया कि एक लेजिस्लेचर होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशियरी होता है, क्या किसके फंक्शंस हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब एग्जीक्यूटिव में भी तो सर दो पार्ट होंगे ना, एग्जीक्यूटिव में भी दो पार्ट होंगे। एक तो सर आपका यूनियन यानी कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, एक आपका होगा सर स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। इतनी बात तो आपको पता ही होगी कि एक आपका स्टेट का होगा, एक यूनियन गवर्नमेंट का होगा। तो अब हमारा सामने ये सवाल आता है कि सर अगर हम बात कर रहे हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव की, अगर हम बात कर रहे हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव की, तो आखिर इसमें इंक्लूड क्या होता है, आखिर यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या इंक्लूड होता है और स्टेट एग्जीक्यूटिव में क्या इंक्लूड होता है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमारे सामने प्रेसिडेंट आ जाते हैं, देन आपके सामने वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं, फिर पीएम आएंगे, पीएम के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाएंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करते हैं, तो पीएम ही करते हैं। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं। सेम अगर यहाँ भी देखें तो पैरेलली लेके चलेंगे, प्रेसिडेंट है तो यहाँ क्या होंगे, गवर्नर होंगे, फिर पीएम है तो सीएम होंगे, यहाँ तो कोई वाइस प्रेसिडेंट यानी वाइस गवर्नर इस टाइप का कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पे भी इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, जिनको हेड कौन कर रहे होंगे, तो सीएम कर रहे होंगे, और इसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट होंगे, ठीक है। ये होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इन्हें कहते हैं हम यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव।
एग्जीक्यूटिव तो हम लोग ने डिस्कस किया ही था, आपको पता ही होगा कि द वन हु एग्जीक्यूट्स लॉ, जो आप लॉज बनाते हैं, लेजिस्लेचर लॉ बनाता है और एग्जीक्यूटिव उसे एग्जीक्यूट करता है। तो इन सभी का मेन रोल होता है। सेंटर के जब लॉज की बात करते हैं तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट करते हैं। आपको पता होगा हम लोग ने 7 शेड्यूल में भी डिस्कस किया कि देयर आर लिस्ट। तो लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो यूनियन लिस्ट पे जितने भी लॉज बन गए उनको एग्जीक्यूट कराने का काम हो गया। यहाँ पर आपको स्टेट लिस्ट वाले सारे हो गए, ये हो गए सर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉन्करेंट लिस्ट। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट होता है, उसमें कौन लॉ बनाता है, डेफिनेटली क्लास होगा तो यूनियन का लॉ प्रिवेल करता है, बट कौन बनाता है उसके अनुसार से चीजें वर्क करती हैं। तो इस तरह से सारे हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट जो है वो यूनियन के पास है। तो ये सारी चीजें तो हम डिस्कस करते ही हैं और आगे भी डिस्कस करते ही चलेंगे। तो इन सभी को एग्जीक्यूट कराने का बेसिकली जो काम है वो आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पीएम, ये सब। वाइस प्रेसिडेंट इज बेसिकली एक्टिंग एज द chairman of the Rajya Sabha, that is also which we will be discussing in parliament only. Okay, so here we have understood that what is the basic difference between the union executive and the state executive, and which all comprises of the union executive and the state executive as well. तो हम लोगों ने यहाँ पर बेसिक जानकारी तो यहाँ इकट्ठा कर ही ली कि बेसिकली हमें समझना था कि जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर की तो वो कहाँ कहाँ अपने स्टेट में और जो कंट्री की बात करते हैं, नेशन की बात करते हैं, वो कहाँ स्टैंड करते हैं, उनका कहाँ रोल है। ठीक है, अब जैसा कि हम पढ़ क्या रहे हैं तो डेफिनेटली हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर समझना होगा कि बेसिकली उनका जो जिक्र है, क्योंकि हम हमेशा जो भी लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेसिक से चलते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि सर कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कहाँ रोल आता है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पार्ट्स। पार्ट्स भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट्स के अंदर आर्टिकल्स भी आते हैं। डेफिनेटली देयर आर आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स बहुत जगह पर आपको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फिर शेड्यूल्स आते हैं। शेड्यूल्स बेसिकली इसलिए होते हैं, वो अपेंडिक्सेस हैं। एक बुक के अपेंडिक्सेस जिस प्रकार से होती है उस प्रकार से शेड्यूल्स हैं, जहां पर अपेंडिसेस का वर्क होता है कि बहुत सारी चीजें आर्टिकल में डिस्कस नहीं की जा सकती, तो एक जगह आपको क्लब करके एक सारी चीजें दे दी जाती हैं। जैसे लेट से अगर हम ओथ्स की बात करते हैं, ओथ एंड एफर्मेशन आपको एक शेड्यूल में दे दिया गया। सैलरी एंड अलाउंसेस की बात एक में दे दिया। लिस्ट जिस पे लिस्ट बनेंगे वो सारे एक में दे दिए गए। तो इस तरह से शेड्यूल्स आते हैं। तो पार्ट्स हैं सर, हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो दो पार्ट्स अगर हम बात करते हैं, हम लोग 1 से डिस्कस करते आ रहे हैं। 1 हम लोग डिस्कस किया, 2 किया, 3 किया, एब्सोल्युटली वी हैव डन मेनी थिंग्स ऑफ। एक आपका आ गया 5, ठीक है, ये 5 है। एक आ गया आपका 6। 5 के अंतर्गत सर हम यूनियन की बात करते हैं, दैट इज नथिंग बट योर यूनियन एग्जीक्यूटिव। हम 5 में जो है अपना यूनियन एग्जीक्यूटिव के डिस्कस करते हैं, और यहाँ पर स्टेट एग्जीक्यूटिव भी डिस्कस करते हैं। 6 है ये, और ये 5 जिनको थोड़ा नहीं रोमन समझ आ रहा होगा समझ जाए, पार्ट्स, दैट इज पार्ट 5 और पार्ट 6। तो पार्ट 5 में सर आपको डिस्कस देखने के लिए मिलता है, दैट इज नॉन अदर देन योर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज बीइंग देयर इन द पार्ट 5, एंड इन पार्ट 6 यू हैव नॉन अदर देन द गवर्नर, दैट इज क्लियर। तो आपको पता चल गया सर यहाँ पर कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स हैं, पार्ट्स में 5 पार्ट में के अंतर्गत आपको प्रेसिडेंट को देखने के लिए मिलता है, और पार्ट 6 में आपको गवर्नर देखने के लिए मिलता है। दैट्स क्लियर। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी आर्टिकल्स एज वेल। अब हमें आर्टिकल्स के बारे में भी डिस्कस करना होगा। तो सर अगर हम बात करते हैं 52 टू 78 जो आर्टिकल्स हैं वो डिस्कस करता है बेसिकली हमारे प्रेसिडेंट के बारे में, और अगर वही हम गवर्नर की बात करते हैं तो दैट इज नथिंग बट 153 टू 167 जो है वो आर्टिकल डिस्कस किए जाते हैं। इसमें आपको गवर्नर का जिक्र मिलता है। तो यानी हमें ये समझ आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा पार्ट 5 है वो बेसिकली डील करता है। पार्ट 5 बेसिकली आपको यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है, जिसमें प्रेसिडेंट का भी आपको जिक्र देखने के लिए मिलता है। वो जिक्र आपको 52 टू 78 देखने के लिए मिलता है, और 153 से 167 तक गवर्नर के डिस्कशन देखने के लिए मिलता है। तो ये हम लोगों ने बेसिक्स जान लिया। बेसिक्स आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक की चीजें जितनी भी थी वो बेसिक्स थी। अब हमें समझना होगा सर कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट्स ऑफ दीज। हम अगर अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स के बारे में, अगर हम अपॉइंटमेंट्स के बारे में डिस्कस करें, हमें समझना होगा कि सर हम अगर अपॉइंटमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर इनकी अपॉइंटमेंट होती कैसे। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ लिख देते हैं कि देयर इज नॉन अदर देन द प्रेसिडेंट, और यहाँ पर आपका हो गया गवर्नर। ठीक है, एक आपके सामने प्रेसिडेंट है, एक गवर्नर है। तो अगर हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट को तो हम कह लेते हैं कि सर ये तो एक इलेक्टेड है, हमें पता भी है, बचपन से हम जानते आ रहे हैं इलेक्टेड है। तो इलेक्टेड है भी तो कैसे सर इलेक्टेड है, तो इलेक्टेड है भी तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। ठीक है, इनडायरेक्टली किसके द्वारा इलेक्टेड है, तो पीपल के द्वारा। बहुत अच्छे, हम समझ गए कि सर पीपल के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। तो फिर ये गवर्नर कहाँ से आते हैं, तो सर गवर्नर जो है वो अपॉइंट होते हैं। तो अपॉइंट होते हैं तो कौन इनको अपॉइंट करता है, तो सर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यानी कि आप जब हम देखेंगे तो इनको तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया, ठीक है, और इनको पीपल इलेक्ट करते हैं। कैसे इलेक्ट करते हैं, तो इनडायरेक्टली। अब हमें यहाँ समझ नहीं आता कि सर हम इनडायरेक्टली इलेक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली इनडायरेक्ट इलेक्शन में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं।
सर हम बात करते हैं एक तरह का इलेक्शन में हम देखेंगे तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो हम मेनली पीएम के लिए देखते हैं। पीएम बेसिकली कहना गलत होता है, बिकॉज हम तो एमपी को इलेक्ट करते हैं, बाद में पार्टी जो भी मेजोरिटी में होती है वो अपने अनुसार से प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है। तो हम एमपीज को करते हैं या फिर हम एमएलएज को करते हैं अपने स्टेट में, तो हम डायरेक्टली वहाँ पर वोट करते हैं, हम डायरेक्टली वहाँ जाते हैं और अपना वोट जो भी है वो देते हैं अपने रेस्पेक्टिव एमपीज को। लेकिन यहाँ पर हम इनडायरेक्ट बात करें, यानी ये तो क्लियर हो गया कि सर हम यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं, हम डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई और भी होंगे जो वोट कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ तो बहुत ही सिंपल हो जाता है, सर एक प्रेसिडेंट आ गए, प्रेसिडेंट अपने अनुसार गवर्नर करेंगे। इसमें भी थोड़े से कैचेज होंगे, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिले। जब हम इसके क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे तो वहाँ पर छोटे छोटे कैचेज होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि सर अगर हम वोट नहीं कर रहे हैं तो वोट कौन कौन रहा है, ये हमें जानना जरूरी है। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया भी हमें जानना चाहिए कि आखिर इफ वी आर नॉट वोटिंग देन हु इज वोटिंग। तो हमें ये समझना होगा कि अगर हम वोट नहीं कर रहे हैं तो कौन वोट कर रहा है। तो डेफिनेटली हमें समझ आ जाता है कि देयर इज समवन हु इज कॉल्ड टू बी एज योर इलेक्टोरल कॉलेज। तो जो वोट कर रहे हैं वो तो इलेक्टोरल कॉलेज है। लेकिन फिर यहाँ पर एक सवाल एक और पहले उठ जाता है कि सर अगर ठीक है आप इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप कहते हैं कि पीपल का रूल है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं करा लेते। अगर हम डायरेक्ट ही इलेक्शन करा ले तो क्या कोई दिक्कत आ जाएगी क्या? डायरेक्ट इलेक्शन करवा लेंगे तो डेफिनेटली बेनिफिट ही है। डायरेक्ट इलेक्शन अगर हम करवाते हैं तो फिर बेनिफिट ये हमें देखने के लिए मिलता है कि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव, जिसकी हम बात करते हैं ट्रू रिप्रेजेंटेटिव की, तो हमें ट्रू रिप्रेजेंटेटिव देखने के लिए मिलते हैं। तो हम डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं करवाते हैं? तो बेसिकली अगर रीजंस की बात की जाए तो आप देखेंगे सर कि अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की, जो कि हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे तब आपको क्लैरिटी मिलेगी, तो प्रेसिडेंट इज नॉन अदर देन योर नॉमिनल हेड। ये अपने आप में एक नॉमिनल हेड है। रियल हेड कौन है? आपका पीएम। पीएम ही आपके लिए मेनली जो चीजें हैं वो करते हैं, तो पीएम आपका रियल हेड है। तो इस ये एक रीजन हो सकता है, उतना ज्यादा लॉजिकल रीजन नहीं है, लेकिन फिर भी एक रीजन हम कह सकते हैं कि रियल एग्जीक्यूटिव इज योर पीएम एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इज योर प्रेसिडेंट। दैट्स वन थिंग। देन सेकंड थिंग, आप जानते होंगे कि अगर आपने देखा होगा, आप इश्यूज अगर पढ़ते हैं डेफिनेटली तो आपको पता होगा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इश्यूज को डिस्कस करना पसंद करते हैं तो आपको पता होगा इतने ज्यादा जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं, जब खासकर लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, तो करोड़ एंड करोड़ 800-900 करोड़ ऑफ रुपीज सिर्फ एक इलेक्शन में खर्च होता है। तो अगर हम प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन डायरेक्टली करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा और अपने आप में टाइम के साथ एनर्जी कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होगा। यानी कि हमें देखने के लिए ये मिलेगा कि पैसे तो खर्च हो ही रहे हैं, टाइम भी खर्च हो रहा है, एनर्जी भी खर्च हो रहा है, और एक साथ लार्ज स्केल में पूरे कंट्री का एक साथ वोटिंग कराना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा हेक्टिक टास्क होगा। मैन पावर सभी की कमी आएगी। अगर आप सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, द वन ऑफ द इश्यूज विद द सीएपीएफ इज नॉन अदर देन द वैकेंसीज इश्यूज। अगर हम बात करते हैं, आप देखेंगे मैन पावर की कहीं ना कहीं कमी है, बिकॉज जो सीएपीएफ पर्सनल्स आर कंटिन्यूली जो इंगेज्ड होते हैं, दे आर बीइंग इंगेज्ड इन द एक्टिविटीज लाइक वी कैन से इन द इलेक्शंस, बिकॉज आप देखेंगे देयर आर 28 स्टेट्स इन द कंट्री, और आमतौर पे आपको हर ईयर 2-3 बड़े इलेक्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। दे आर कंटिन्यूसली एंगेज्ड, तो इसीलिए अपने आप में एक बहुत ही बड़ा हेक्टिक टास्क हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि चलिए ठीक है, हम इनडायरेक्ट इलेक्शन के साथ जाते हैं। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन में वोटिंग करता कौन है? तो सर वोटिंग तो इलेक्टोरल कॉलेज करता है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आते हैं? तो पहले तो सर आपके इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं। एक चीज तो पहले यहाँ पर ये गांठ मान लो, कहीं भी होगा कुछ भी होगा तो इलेक्टेड होगा। सर दो तरह के होते हैं, हम आगे पार्लियामेंट को जब डिस्कस करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि सर दो तरह की होते हैं। एक होते हैं आपके इलेक्टेड, दूसरे होते हैं नॉमिनेटेड। तो अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्टेड की तो हम यहाँ पर इलेक्टेड को ही डिस्कस करेंगे कि सिर्फ इलेक्टेड ही इसमें आते हैं, नॉमिनेटेड का कहीं भी जिक्र नहीं आएगा। एग्जाम में नॉमिनेटेड देके आपको साथ ट्रैप कैचेस दिए जाएंगे, बट आपको वहां पर टू बी वेरी अलर्ट, आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। वहां पर आपको समझने की जरूरत है कि सर नॉमिनेटेड जो है वो बेसिकली आपके इलेक्टोरल कॉलेज में नहीं होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ व्हाट? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। हम बात करेंगे सर पार्लियामेंट में आपके दो हाउसेज होते हैं मेनली, अगर हम डिस्कस करते हैं तो हम ये देखने के लिए मिलता है कि पार्लियामेंट बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ 3। अगर हम 3 की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट होती हैं, बट अभी हमें ऐसे मेंबर्स को डिस्कस करना है तो मेंबर्स बेसिकली इलेक्टेड मेंबर्स होंगे लोकसभा के, राज्यसभा के। इसके अलावा आपके इलेक्टेड मेंबर जब हम स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से भी होंगे। लेकिन अब फिर यहाँ सवाल उठ जाएगा कि सर 6 स्टेट्स तो ऐसे हैं वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं, तो क्या इनके मेंबर्स आएंगे इलेक्टेड ही? तो इलेक्टेड ही सही, क्योंकि नॉमिनेटेड तो कहीं भी नहीं आ रहे, तो क्या इलेक्टेड ही आएंगे?
द आंसर इज नो सर, ये नहीं आएंगे। आपको यहीं पे कॉन्सेप्ट यूज करना है एग्जाम में, इस तरह के कॉन्सेप्ट ही आपको एग्जाम को क्लियर कराने में मदद करते हैं। सर हम बात करें इक्वल पावर की, अगर आप कह रहे हैं कि सिर्फ 6 स्टेट्स में ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है, हम इलेक्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट और कंट्री, कंट्री के नॉमिनल हेड है, तो क्या हम सिर्फ 6 स्टेट को अगर एक्स्ट्रा पावर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है? डेफिनेटली यस, दिस इज प्रॉब्लमेटिक। तो इसी कारण से आप समझ सकते हैं कि ये अगेंस्ट है, आप 6 स्टेट को एक्स्ट्रा पावर नहीं दे सकते, फिर उसके लिए आपको हर जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल लानी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये भी आपके हट गए। उसके बाद आपके इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो आपके यूटीज से भी आएंगे। अब यूटीज में कौन कौन आएंगे, तो सर यूटीज में दिल्ली होंगे और पुडुचेरी होंगे। देखिए आपको पता होगा लेजिस्लेटिव असेंबली बेसिकली 3 जगह पे है, 3 यूटीज में है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर का भी कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो भी फिलहाल के लिए आपके इतने ही है, ठीक है। तो समझ आ गया हमें कि सर ये सारे लोग वोट करते हैं। अब आपको यहाँ तो ये तो क्लियर हो गया कि सर सेंटर से भी कुछ लोग वोट कर रहे हैं और कुछ लोग स्टेट से भी वोट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें ऐसा करना चाहिए कि हम बात करते हैं इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, तो अगर हम इन दोनों के पावर्स को अगर इक्वल नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, हमें पावर्स को इक्वल भी करने चाहिए, क्योंकि अगर हम सेंटर और स्टेट के पावर्स को अगर इक्वल नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है। तो हमें यहाँ पर सेंटर और स्टेट के पावर को इक्वल करने की जरूरत है, हमें सेंटर और स्टेट के पावर को इक्वल करने की जरूरत है। तो ये कैसे किया जा सकता है, ये वोटिंग के थ्रू किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि आपको यूनिफॉर्मिटी लानी है, तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए वोट्स जो है उसमें इस तरह से किया जाता है कि सेंटर से कौन वोट कर रहा है, एमपी वोट कर रहा है, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, तो एमपी वोट कर रहे हैं। तो जो टोटल वोट होगा एमपी का वो बराबर होना चाहिए किसके, टोटल वोट ऑफ द एमएलए के टोटल वोट के बराबर होना चाहिए। तो कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाया जाए ताकि जो है वो बराबर हो सके। तो हम बात करते हैं कि सर अगर हम वोट की बात कर रहे हैं एक एमएलए के वोट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो सबसे पहले तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, कोई ना कोई पॉपुलेशन होगी। अब सर ये पॉपुलेशन लैक्स में होगी, तो हमें इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं। 1000 से डिवाइड करने से करोड़ में होगी बेसिकली पॉपुलेशन, तो थोड़ा सा ये नंबर मिनिमाइज हो जाएगा। उसके बाद आपके कितने मेंबर्स हैं उससे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से कितने मेंबर्स इलेक्टेड हैं, अगर आप उससे डिवाइड कर देते हैं तो आपको एक एमएलए का वोट पता चल जाता है, ठीक है। समझ आ गया, टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000, यानी डिवाइड करना है बेसिकली, तो आपको वोट ऑफ एक एमएलए पता चल जाता है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि वोट ऑफ एक एमपी कितना होगा, तो सर हम लोग ने बात किया कि आपको वोट को, टोटल वोट सारे एमपीज का और टोटल वोट सारे एमएलए का क्या करना है, बराबर रखना है। तो बराबर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ वोट जितना भी है एमएलए का, टोटल एमएलए का जितना ही पड़ा उसको डिवाइड कर देते हैं कितने एमपीज वोट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर टोटल नंबर ऑफ एमपीज यानी कि जितने भी इलेक्टेड, यहाँ पे बार बार याद रखेंगे इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड, सिर्फ इलेक्टेड, जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं आपके एमपी, उन सभी से अगर आप टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए को डिवाइड कर देते हैं तो आपको एक एमपी का वोट दिख जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया वोट ऑफ वन एमएलए और वोट ऑफ वन एमपी। इसके बाद बात करते हैं तो इलेक्शन जो है, यहाँ पर 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। पहला सर कि इलेक्शन जो होता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये आपको याद रखना है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। और किसके थ्रू, तो सीक्रेट बैलेट के थ्रू, इट इज बीइंग डन थ्रू द सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट बैलेट के थ्रू होते हैं। तो ये 3 टर्म्स, अब सर तीनों टर्म को डिफाइन मतलब डिस्कस नहीं करेंगे अभी, इजीली आप समझ सकते हैं, फिर भी इसे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। बट आप देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो बहुत सिंपल है, आप एक प्रोपोर्शन में होता है, जैसे 1935 के एक्ट में ही बात किया होगा। इतना ज्यादा आपको डिटेल इंटीग्रिटी में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये 3 वर्ड्स याद रखेंगे ना कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह से होता है। तो इलेक्शन इज डन बाय अ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय अ मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज बाय द सीक्रेट बैलेट, एक सीक्रेट बैलेट में होता है, ठीक है। तो ये समझ आ गया, इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कभी बेसिक लेक्चर्स भी हम लेंगे। आप तो अब जुड़े ही रहेंगे हमारे साथ, तो डेफिनेटली आपको
सारी इंटीग्रिटीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि पॉलिटी में कुछ छोड़ देंगे। जब कभी मौका मिलता है, हम जब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से प्री प्लस मेंस सारी चीजें डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सर अगर अब जीतता कौन है, इतना तो आप वोट वोट बता दिए कि ठीक है वोट ये कर लेगा वो सब, अब जीतेंगे कैसे? तो सर जीतने के लिए ना किसी भी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ना उनको एक फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट लाना होता है। अब ये फिक्स्ड कोटा क्या है, बहुत ही सिंपल है सर। कहाँ हम कहीं भी फिक्स्ड कोटा कोई जीतेगा कैसे? जितने भी वोट पड़े हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट जितने भी पड़े हैं उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, यानी 1+1 2 से, और उससे एक ज्यादा। लेट से 100 वोट्स पड़े हैं तो 50 और उससे एक ज्यादा, तो आप 51 वोट्स ला रहे हैं तो डेफिनेटली आप जीत जा रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट इज बीइंग द केस। और ये केस होता है। ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर 2-3 बातें और हैं जो आपको समझने वाली हैं। सर क्या बात आपको समझने वाली है? तो समझने वाली बात ये है कि हो सकता है इसमें कुछ इलेक्शंस हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ट्रबल होंगे। आप देखेंगे कि लोकसभा इलेक्शन में तो आमतौर पे ट्रबल्स होते ही हैं, इसमें भी ट्रबल्स होंगे। तो इसमें सर जब ट्रबल्स होते हैं ना, तो जो फाइनल अथॉरिटी होती है जो इन सभी चीज़ों को डिसाइड करती है वो सुप्रीम कोर्ट करती है। यानी सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल authority who makes the decision or who makes clear all the doubts and as well as disputes। अगर किसी भी तरह का डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स होता है तो वो होगा। अब डिस्प्यूट किस प्रकार का होता है? डिस्प्यूट ऐसा हो सकता है सर, आप कह लें कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो कंप्लीट ही नहीं है। ऐसा हो सकता है आप कह लें कि सर इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं है। अब इलेक्टोरल कॉलेज कैसे कंप्लीट नहीं होगा? सर इलेक्टोरल कॉलेज इस प्रकार से कंप्लीट हो सकता है, आप बोल रहे हैं कि सारे इलेक्टेड एमपीज करेंगे, हो सकता है उस समय एमपीज ना हो, कहीं डिसोल्यूशन हो जाए किसी स्टेट में, उस समय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो ही ना, तो क्या इस बेसिस पे किया जा सकता है? नहीं सर, जितने लोगों ने वोट किया है उसी बेसिस पे हो जाएगा। इसीलिए इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट है ये कह के, इनकम्प्लीट है ये कह के आप इलेक्शन को खारिज नहीं कर सकते, ठीक है। लेट्स से अगर किसी भी तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर कर देती है कि ये इलेक्शन वॉइड है, यानी इस इलेक्शन को खत्म कर देते, तो ऐसा नहीं होगा। अगर प्रेसिडेंट मान लेते हैं कुछ समय वर्क कर लिए, लेट्स से 6 मंथ्स वर्क कर लिए, तो 6 मंथ तक उन्होंने जो भी डिसीजन लिया होगा उस डिसीजन को वैलिड माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उनके डिसीजंस को इनवैलिड कर दिया जाएगा, तो उस डिसीजन को भी वैलिड माना जाएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब सर हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया कि गवर्नर की बात हम लोग कर रहे थे, इतने तो हम लोगों ने प्रेसिडेंट की बात कर ली, हम लोग गवर्नर की बात की। तो गवर्नर में हम लोग देखा कि सर ये तो अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि सर ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। ऑल्दो जो टर्म है इनका प्रेसिडेंट के ही अंडर में होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम टर्म को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये अपने आप में एक जो है वो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। यानी कि सेंटर एक तरह से आप बात करें तो जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रही है, बट ये किसी प्रकार से सेंटर के सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं, ये खुद के इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये खुद से अपने डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें तो सर हमें क्लियर हो ही गई। हम यहाँ तक इतनी चीजों को डिस्कस कर चुके हैं, हम समझ भी चुके हैं कि बेसिकली कैसे होते हैं। अब बात करते हैं कि ठीक है कुछ क्वालिफिकेशंस तो होंगी, किसे कौन खड़ा हो जाएगा, आप खड़ा हो सकते हैं क्या इलेक्शन के लिए, तो वो समझना जरूरी है कि सर क्वालिफिकेशंस तो देखिए, अगर आप इंडिया के लिए खड़ा हो रहे हैं, आप इंडिया के एक रेपुटेटेड पोस्ट पे जाना चाह रहे हैं, लेट से प्रेसिडेंट बनना चाह रहे हैं, अगर आप गवर्नर बनना चाह रहे हैं, तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया तो होनी ही चाहिए। अब सिटीजनशिप में आप बोलेंगे सर हम लोग बहुत डिस्कस किए, इतना कुछ डिस्कस कर लिए कि इतने सारी चीजें, तो किस प्रकार का सिटीजन? तो देखिए सिटीजन में ना यहाँ पर आपको नेचुरलाइज सिटीजन और साथ साथ रजिस्ट्रेशन सिटीजन भी अलाउड है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरलाइज्ड हो या रजिस्ट्रेशन वाले सारे चलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 35 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। 35 ईयर्स दोनों केस में, यहाँ भी आप अगर समझते हैं गवर्नर वाला पोर्शन है ये, तो दोनों ही केस में 35 ईयर्स है, दैट इज नॉट एन इशू। उसके बाद अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो एक लोकसभा के मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्या होती है हम लोकसभा में बात करेंगे इसके बाद जब आप नॉमिनेशन फाइल करेंगे, आप कहीं भी कोई भी इलेक्शन करेंगे तो डेफिनेटली नॉमिनेशन तो फाइल करेंगे ही करेंगे। तो जब आप नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हो तो उस समय आपको कम से कम 50 जो इलेक्टोरल है, यानी 50 लोग जो वोट करने वाले, 50 एमपीज कह सकते हैं, 50 एमएलए कह सकते हैं, उनका सपोर्ट होना चाहिए, और फिर बाद में 50 और का सपोर्ट होना चाहिए, यानी टोटल 100 का सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, तभी आप खड़ा हो सकते हैं। इसके बाद आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 15,000 रुपए देने होंगे। अगर आप 1/6 वोट नहीं ले पाते हैं, इलेक्शन होता है और आप 1/6 वोट भी नहीं ले पाते हैं, तो ये आपके 15,000 चले जाएंगे, ठीक है।
इसके बाद यहाँ तो हम लोगों ने बात कर लिया कि 35 इयर्स होना चाहिए। इसके बाद और यहाँ पर कोई भी कन्वेंशंस और कुछ भी नहीं है। एक दो कन्वेंशंस है यहाँ पर। कन्वेंशंस का मतलब क्या होता है सर? कन्वेंशंस का मतलब वो होता है कि जब हम बात करते हैं तो कन्वेंशंस आर बीइंग देयर। कन्वेंशंस क्या होते हैं कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी बातें नहीं लिखी गई हैं, लेकिन बाय कन्वेंशन चीजें चली आ रही हैं, ठीक है? तो उन्हें हम बोलते हैं कन्वेंशंस। यहाँ पर दो कन्वेंशंस क्या हैं कि जब गवर्नर अपॉइंट होता है किसी भी स्टेट में, वो उस स्टेट का नहीं होना चाहिए, ठीक है? वो स्टेट का नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे स्टेट का होता है, तो थोड़ा सा फंक्शनिंग बेहतर होती है। दूसरा कि अगर प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट कर रहे हैं तो वहां के सीएम के साथ उन्हें कंसल्ट कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है? बेटर फंक्शनिंग होता है, क्योंकि सीएम के साथ ही आगे उनको वर्क करना है। तो एक अगर कोहेरेंट पर्सन होता है तो डेफिनेटली इट वुड बी मोर यूजफुल, वो ज्यादा यूजफुल हो जाता है, ठीक है सर? लेकिन आप देखेंगे अक्सर ये कन्वेंशन, क्योंकि कन्वेंशन इट इज नॉट अ रूल, तो डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है? इसके बाद सर अगर हम बात करते हैं तो हम बात कर सकते हैं ओथ के ऊपर। ओथ भी इनको लिवाया जाएगा। ओथ का बड़ा सिंपल है सर, यहाँ तो सीजीआई ओथ करवा देंगे, और यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दैट रेस्पेक्टिव स्टेट, तो हाई कोर्ट करवाएंगे। अब बहुत सवाल यहाँ बड़ा मजेदार मजेदार होता है, अगर सीजीआई उस समय अवेलेबल ना हो तो, अगर ये ना हो तो उस समय जो भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे वो करवा सकते हैं। और यहाँ पर सीनियर मोस्ट जज जो होंगे उस हाई कोर्ट के, वो होंगे लेट से यूपी के हैं, यूपी का गवर्नर बना है तो यूपी के हाई कोर्ट के, यानी जो भी आपका लखनऊ का हाई कोर्ट होगा वो आके आपके जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उस समय वो हो जाएंगे। बहुत अच्छे। अब देखिए सर यहाँ तक तो चीजें समझ आ गई। अब कुछ कंडीशंस है, आप बनेंगे तो आपको कुछ कंडीशंस का पालन करना होगा। कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिए गए हैं। ये कंडीशंस कॉमन है, दोनों की नहीं कंडीशंस है। देखिए कंडीशंस क्या है, आप समझें चीजों को। कंडीशन सर ये कहता है कि आप जब भी प्रेसिडेंट बन रहे हो या फिर आप गवर्नर बन रहे हो, ठीक है? आमतौर पर गवर्नर बन रहे हैं और प्रेसिडेंट बन रहे हैं, तो प्रेसिडेंट के केस में आप किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए, यानी आप ना ही लोकसभा के मेंबर होने चाहिए, ना ही राज्यसभा के, और ना ही किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है? हर केस दोनों पे वैलिड होता है, यानी किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, चाहे यूनियन का पार्ट, चाहे कहीं भी आप किसी भी तरह का पार्ट नहीं। लेट से आप हैं, आप अभी एमपी ही हैं कहीं से, आप कहीं से एमएलए ही हैं, तो आप इस सीट को वैकेंट कर दें। डेफिनेटली आप वैकेंट कर देंगे तो फिर आप इजीली एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा आप किसी भी तरह के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को भी नहीं ले सकते। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बेसिकली कोई भी पोस्ट होता है जो बेसिकली बेनिफिट आपको प्रोवाइड कर रहा है, मॉनेटरी बेनिफिट खासकर कह सकते हैं। इसके अलावा और भी स्टेटस बेनिफिट्स भी होते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को हम आगे डिस्कस करेंगे, पूरी तरह से डिफाइन भी करेंगे, कुछ केसेस भी हैं इससे रिलेटेड, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखिए सर आपको ये समझना होगा कि जो आपको इमोलेंट्स एंड अलाउंसेस, यानी इमोलेंट्स और अलाउंसेस कहने का मतलब कुछ सैलरी वैलरी तो आपको मिलेगी, कुछ प्रिविलेजेस भी आपको मिलेंगे। ये सारा कौन डिटरमाइन करता है? तो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। ये आप समझ लें कि एक बार अगर आप बन जाते हैं तो पार्लियामेंट इसको कभी भी कम नहीं कर सकता, कैनॉट डिमिनिश ड्यूरिंग योर टर्म ऑफ ऑफिस। जब भी आप अपने टर्म में हैं तो इसको कम किया नहीं जा सकता, यानी आप डिसएडवांटेजियस स्टेज में नहीं होंगे, आपको डिसएडवांटेज हो ऐसा नहीं होगा। तो यानी आपको जो भी इमोलेंट्स हैं, अलाउंसेस हैं, जो भी प्रिविलेजेस हैं वो आपको मिलेंगे, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगा। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है? अगर मान लेते हैं अब गवर्नर का केस कैसा होता है कि सर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं, प्रेसिडेंट में तो समझ आ जाता है कि सर प्रेसिडेंट में तो बहुत ही सिंपल है कि प्रेसिडेंट एक बन गया, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं। लेकिन गवर्नर के केस में क्या होता है? गवर्नर ऐसा भी तो हो सकता है कि गवर्नर दो से ज्यादा स्टेट के हों, 3 स्टेट 4 स्टेट होते हैं, कंबाइंड होते हैं, क्योंकि गवर्नर का कुछ ऐसा है नहीं। तो गवर्नर के केस में क्या होगा कि अब जैसे इमोलेंट्स एंड अलाउंसेस है, कौन देगा? स्टेट ही गवर्नमेंट देगी वहां की। तो अब तो दो तीन है तो क्या दो तीन का अलग अलग मिलेगा? ऐसा नहीं होता सर, ये शेयर्ड हो जाता है। दो तीन के हैं, लेट से आप बिहार के हैं, यूपी के हैं, झारखंड के हैं, अब ये तीन हो गए, तो जो भी आपको सैलरी मिलने वाली है एक्स अमाउंट, तो वो शेयर होगा, तीनों में बढ़ जाएगा। अब क्या इक्वली बढ़ता है? नहीं सर, प्रेसिडेंट ये डिटरमाइन करेंगे कैसे बढ़ना है। वो कहते हैं कि 1/3 करना है, ये कर लो। बोलेंगे नहीं, यूपी के पास थोड़ा ज्यादा रिसोर्सेज है, इनको थोड़ा ज्यादा शेयर देते हैं, बाकी सबको बराबर। तो इस टाइप से किसी भी तरह से आपको किया जा सकता है, वो डिपेंड करेगा प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है? इसके बाद आता है सर क्या उनको क्या क्या प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, यानी कि अगर डेफिनेटली वो बन रहे हैं तो किसी न किसी प्रकार के उनको प्रिविलेजेस तो दिए जाएंगे। तो किस तरह के प्रिविलेजेस की हम बात करते हैं, किस तरह के उनको इम्यूनिटीज दी गई हैं? तो सर इम्यूनिटीज बहुत ही सिंपल है, आपको हर तरह की जो है लीगल लाइबिलिटी से इम्यूनिटी मिलती है। लीगल लाइबिलिटीज कहने का मतलब क्या है सर? आपको किसी भी तरह का क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आप पे नहीं चले जब तक आप टर्म में,
टर्म से आप हट जाते हैं तो अब यहाँ सवाल ये उठ जाएगा, सर ऐसा क्यों है? अगर आप बात करते हैं फंडामेंटल राइट की, सभी के ऊपर लॉज हैं, ये सारी चीज़ें सही हैं, बट आप देखते हैं अगर आप उस पोस्ट पे हैं तो बहुत सारे आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जहाँ पर जरूरी है इस तरह की पावर्स आपके पास होनी। अगर इस तरह की पावर्स आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली फिर वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाता है। इसी कारण से आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी मिलती है। इसके अलावा देखिए सिविल प्रोसीडिंग्स भी अगर आपके ऊपर चलानी है, यानी सिविल केसेस भी चलाने हैं, तो आपको देखिए 2 महीने पहले नोटिस देनी होगी, तभी जाके आप पे चल सकती है, अदर देन दैट नहीं चल सकती। ठीक है, इतनी बातें थी जो हम डिस्कस करने वाले थे। यहाँ तक थोड़ा हो सकता है कि आपको लग रहा हो स्पीड चल रहा है, लेकिन आपको समझदार होंगे, आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को कि हमें एक लेक्चर इसी पूरे में खत्म करना है, यानी 2 टॉपिक्स आपके प्रेसिडेंट और गवर्नर, तो थोड़ा सा स्पीड चलना बनता है। ठीक है, बाकी देखिए चीज़ों को अच्छे से भी डिस्कस हम लोग करेंगे बाद में जब टाइम मिलेगा पूरा डिटेल में, लेकिन देखिए जितना कंटेंट मिल रहा है ना आपको यहाँ पर, उतने के अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लें, एग्जाम में आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। टर्म की बात करें तो सर 5 साल तो प्रेसिडेंट के लिए भी है और 5 साल आपके गवर्नर के लिए भी है, लेकिन ये तो 5 साल ठीक है। ये 5 साल में कंडीशन ये है कि सर प्लेजर ऑफ व्हाट, द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंट चाहें तो आपको पहले भी हटा सकते हैं। यानी आप क्या कह रहे हैं सर, यहाँ पर नो सिक्योरिटी है? यस, देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी टेन्योर पूरा होने की कोई गारंटी नहीं है, यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है आपके पास। ठीक है, और ये अपने आप में नॉन जस्टिफिकेबल भी होता है, यानी कि आपको हटाया जा सकता है, आप फिर बाद में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप जब प्रेसिडेंट के प्लेजर पे रह रहे हैं तो आप अपनी रेजिग्नेशन भी किसे दे सकते हैं? तो आप अपने जब गवर्नर हैं, गवर्नर आप प्रेसिडेंट ही आपको अपॉइंट करें, आप कब तक रहेंगे ये भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करें, ऑल्दो आपके 5 साल होता है, बट आप प्रेसिडेंट के अंडर में ही हैं, तो आपको रेजिग्नेशन भी किसको देना होगा? तो डेफिनेटली आपको प्रेसिडेंट को देना होगा, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट तो किसी के अंडर में नहीं है, फिर भी अगर आपको रेजिग्नेशन देना ही है तो आप वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, अपने एक सबॉर्डिनेट को, यानी नीचे। अब लेट से आपकी टर्म पूरी हो जाती है या फिर आपका रेजिग्नेशन कुछ भी होता है, तो क्या आप री इलेक्शन कर सकते हैं? सर यस, आप री इलेक्शन में फिर से खड़े हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। कितने बार खड़ा हो सकते हैं? एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितने बार भी, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कितने बार, जितने बार आपको खड़े हुए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर बात करें यूएसए की, तो सर यूएसए में तो सिर्फ 2 ही बार होता है, लेकिन यहाँ पर आपको अनलिमिटेड चांसेस मिलते हैं, आप जितने बार चाहते हैं उतने बार खड़ा हो सकते हैं। यहीं पर एक सर टर्म आ जाता है, बहुत ही एक अच्छा टर्म है, उस टर्म को हम कहते हैं इंटर, ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। दैट इज यू इंटरव्यू। तो देखिए ये टर्म का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? इस टर्म का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि आप तब तक ऑफिस होल्ड करेंगे, तब तक जब तक आपका सक्सेसर ना आ जाए। लेट से आपने इलेक्शन में खड़ा हो गए और अब इलेक्शन में आप हार गए, तो आपको पता चल गया आप प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन जब तक आपके नए प्रेसिडेंट नहीं आ जाते तब तक आप इस चीज पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आपको चीजें जो हैं वो आसानी से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और सेम जो है ये आपका कंडीशन कि आप तब तक होल्ड कर सकते हैं, ये गवर्नर के लिए भी वैलिड है, तो आपको ये याद रखना होगा गवर्नर के लिए भी वैलिड होता है कि कब तक। अब देखिए सर इतनी आपने बातें कर ली, अब ये तो बता दीजिए कि इन्हें हटाया किस तरह से जा सकता है। एक चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा सर, ये जो इम्पीचमेंट टर्म है ना, इम्पीचमेंट टर्म सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन व्यक्ति का नाम है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट यूज किया जाता है, बाकी आप कहीं भी देखें तो सर रिमूवल टर्म यूज करेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, ये नहीं कि आप इम्पीचमेंट ऑफ गवर्नर कह रहे हैं, इम्पीचमेंट ऑफ जजेस कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस कह रहे हैं, नहीं सर, रिमूवल कहेंगे अच्छा रहेगा। बाकी इम्पीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज होता है। तो क्या प्रेसिडेंट को हटाया भी जा सकता है? यस सर, हटाया जा सकता है। किस बेसिस पर? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि लॉ बुक है, अब पावर वही दे रहा है, तो अगर आप इसका वायलेशन करते हैं, यानी वायलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहा गया है कि द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द वे और वन ऑफ द रीजन व्हाई द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच। एक रीजन है जिसके कारण अगर आप देखें तो वो प्रेसिडेंट इम्पीच हो सकता है। क्या इस बात को डिफाइन किया गया है कि कौन है, कैसे वायलेशन होता है, क्या करेंगे तो वायलेशन होगा? सर नहीं, कहीं भी आपको डिफाइन किया हुआ नहीं मिलेगा, कहीं भी इस बात को डिफाइन नहीं किया गया है कि आखिर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता क्या है। ठीक है, अब इन्हें इम्पीच करना है तो इसका प्रोसेस इनिशिएट करना होगा, तो सर कहीं भी इनिशिएट हो सकता है। द प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड एनीवेयर मींस आइदर, किसी भी हाउस में। ऐसा जरूरी नहीं है कि लोकसभा में किया जाए, राज्यसभा में नहीं,
किसी में भी किया जा सकता है, ठीक है। आप लोकसभा में करना चाहते हैं, आप लोकसभा के मेंबर हैं, वहां से करें, राज्यसभा के हैं वहां से करें, कोई दिक्कत नहीं। बस जब भी आप स्टार्ट करें तो उस हाउस के 1/4 मेंबर आपके समर्थन में होने चाहिए, और 14 दिन पहले जो है, 14 दिन पहले 14 डेज पहले जो है वो आप नोटिस प्रोवाइड कर दें, यानी 14 डेज पहले आप नोटिस प्रोवाइड कर दें। यू नीड टू गिव द नोटिस, आपको नोटिस देने की जरूरत है। और 1/4 लोग जो हैं, 1/4 मेंबर्स जो हैं वो साइन करने चाहिए, यानी 1/4 ऑफ द मेंबर्स शुड साइन दैट। एक चौथाई जो मेंबर्स हैं वो आपके साइन करने चाहिए इम्पीचमेंट को, ठीक है, तभी जाके होंगे। इसके बाद देखिए, जब अगर ये जो रिजोल्यूशन है आपने 1/4 मेंबर साइन कर दिया, आपने 14 डेज पहले दे दिया है, तो अब इसी को कहते हैं सर, हम लोग मेजोरिटी में डिस्कस किया था, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी, यानी जितने भी 2/3 मेंबर्स हैं ऑफ द टोटल मेंबर्स। टोटल, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, बहुत ही डिफिकल्ट होता है टोटल मेंबरशिप, यानी मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं, टोटल 2/3 मेंबर्स अगर आपको फेवर में करते हैं, वो भी बोथ द हाउसेस, दोनों ही हाउसेस के अगर करते हैं, इस केस में आप जो देखेंगे कि ये रेजोल्यूशन पास हो गया है, और तब जाकर आपको ये इम्पीचमेंट होता है। तो आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि जो रेजोल्यूशन है वो 2/3 मेजोरिटी से आपका पास होना चाहिए दोनों ही हाउसेस में। बाकी देखिए, प्रेसिडेंट के पास अपना पावर्स होते हैं, प्रेसिडेंट अपने जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं खुद से, वो सारे उनको पावर्स दिए गए हैं, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। बट ये इम्पीचमेंट में ना 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें हैं, वो हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए सर, हम लोग ने कहीं स्टेट के जिक्र नहीं किया इम्पीचमेंट प्रोसेस में। आंसर इज यस, स्टेट का कोई रोल नहीं होता है। आप इलेक्शन में देखेंगे सर, इलेक्शन में तो इलेक्टेड मेंबर्स आ रहे थे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, दिल्ली के भी आ रहे थे, पुडुचेरी के लिए भी आ रहे थे, लेकिन यहाँ नहीं सर। यहाँ पर स्टेट के इलेक्टेड मेंबर्स हो, नॉमिनेटेड हो, कोई नहीं आएंगे। यहाँ पर एडिशन हो जाता है नॉमिनेटेड मेंबर्स का। क्यों? क्योंकि सर टोटल मेंबरशिप चाहिए रेजोल्यूशन पास करने के लिए, टोटल मेंबरशिप चाहिए। तो टोटल में तो सर नॉमिनेटेड मेंबर्स भी है ना, टोटल मेंबर्स में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हैं, इसीलिए नॉमिनेटेड मेंबर्स भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि इम्पीचमेंट में कौन कौन वोट करेंगे, तो सर इलेक्टेड करेंगे, साथ साथ नॉमिनेटेड भी करेंगे, यानी इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स इम्पीचमेंट प्रोसेस को फाइनलाइज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सर गवर्नर की बात कर लेते हैं। गवर्नर का तो किसी भी तरह का इलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने बताया था सर गवर्नर किसके मर्जी पे है, इट इज ऑन द मर्सी ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट कह सकते हैं, जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं तब तक। तो इसी कारण से आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई खास कहा नहीं गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे तो किसी भी तरह के ग्राउंड्स या कुछ ऐसा बताया नहीं गया, बस ये कह दिया गया है कि गवर्नर को कौन रिमूव कर सकता है, तो सर प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। किस पर? ऑन द एडवाइस ऑफ COM, यानी कि किसके एडवाइस पे, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर आप देखेंगे तो गवर्नर को क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। यहां तक बात क्लियर है। यानी कि किनको रिमूव किस तरह से किया जा सकता है, तो रिमूव करने की हम लोगों ने बातें कर ली कि सर रिमूव जो है वो प्रेसिडेंट कर सकते हैं, किसके एडवाइस पे, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। अब देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होता है, प्रेसिडेंट कौन होता है, ये सारी चीजें हम पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। अब हम थोड़ा सा देखिए, एक एक्स्ट्रा टॉपिक है आपका वैकेंसी से रिलेटेड, क्योंकि आप देखेंगे गवर्नर का तो चलिए ठीक है, कोई ऐसा वाइस गवर्नर या कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन आप देखते होंगे कि आपको देखने के लिए मिलता होगा कि सर जो प्रेसिडेंट है उनके वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं। तो आखिर वाइस प्रेसिडेंट का फिर रोल कब आता है, उसे हम थोड़ा समझते हैं। देखिए वैकेंसीज हो सकती है, वैकेंसीज यानी कि प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली भी तो हो सकता है। अब प्रेसिडेंट का पोस्ट कैसे खाली हो सकता है, तो सर प्रेसिडेंट का पोस्ट तो उनका टर्म खत्म हो गया, यानी टेन्योर खत्म हो गया, 5 साल कंप्लीट हो गए, तो वो रेजिग्नेशन दे देते हैं, या फिर उनका इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूवल हो जाता है, डेथ हो जाता है, या फिर बहुत ही अलग अलग रीजन हो सकते हैं। लेकिन इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर उनका टर्म खत्म हो जाता है, ठीक है, टर्म खत्म हो जाता है, तो टर्म खत्म हो जाता है, तो इस केस में वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि आपको इलेक्शन करवा लेना है, ठीक है, आपको टर्म खत्म होने से पहले ही इलेक्शन करवा लेना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। लेकिन बाकी जो केसेस हैं, यानी रेजिग्नेशन का केस हो सकता है, उनको रिमूव किया जाता है इम्पीचमेंट के थ्रू, डेथ हो जाती है, या कोई भी और रीजन से, इस केस में जो है, अब ये तो सडन इवेंट है, तो सडन इवेंट में आपको टाइम दिया जाता है कि 6 मंथ्स के अंदर आप करवा लें, तब तक जितने भी दिन तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। ये एक सडन इवेंट नहीं, आपको पहले से पता है कि सर 5 साल बाद जो है उनका टर्म कंप्लीट होने वाला है,
तो टर्म जब उनका 5 साल बाद कंप्लीट होगा, अब आप यहाँ ये भी समझेंगे कि सर टर्म जो है उनका जिस दिन वो वोट करते हैं, जिस दिन मतलब वो ओथ लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, तब से उनका स्टार्ट हो जाता है। तो फिर आप यहाँ देखेंगे कि टर्म तो आपको पहले से पता है कि सर ये 5 साल अब कंप्लीट होने वाला है, तो आपको उससे पहले ही इलेक्शन करवा लें, लेकिन ये सारे सडन इवेंट्स हैं, सडन इवेंट्स के लिए आप पहले से रेडी नहीं हो सकते, तो इसी कारण से जो सडन इवेंट्स हैं उसके लिए वाइस प्रेसिडेंट जो है वो उनके अगले आते हैं। इसके बाद फिर अपने नए प्रेसिडेंट आ जाएंगे, 6 महीने बाद आए, चाहे इलेक्शन जब भी हो तब आएंगे। तो वो जिस दिन से आते हैं उस दिन से वो अपने पूरे 5 साल कंप्लीट करते हैं, जिस दिन वो ऑफिस में एंटर होते हैं उस दिन के बाद से होते हैं। अब लेट से वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं है, बहुत सारे क्रिएटिव क्वेश्चंस भी यहाँ पर लोग क्रिएट करते हैं कि सर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो क्या, तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो सीजीआई जो है वो प्रेसिडेंट के रूप में वर्क करेंगे। अगर सीजीआई नहीं है तो कोई भी सीनियर मोस्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट का है वो करेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट का एक कंट्री में रोल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उनकी जो सीट है वो कभी खाली नहीं रह सकती। ठीक है, अब कुछ हम वीटो पावर्स की बात करते हैं। ठीक है, वीटो पावर्स की बात करेंगे जिसमें आर्टिकल हमको ये 111 और 200 को डिस्कस करना होता है, लेकिन पहले हम समझते हैं कि वीटो पावर होता क्या है। सर 4 प्रकार के आपके सामने वीटो पावर देखने के लिए मिलती है। पहला एक वीटो पावर तो है एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो बड़ा सिंपल है। आपने किसी भी जो बिल है, क्योंकि बिल आपके पास आएगा, आप प्रेसिडेंट हैं, आपके पास बिल आएगा, गवर्नर है, आप बिल आएगा, स्टेट की बिल आएगी गवर्नर के पास, यूनियन की बिल आएगी, दैट इज द पार्लियामेंट की बिल आपके पास आती है, और आपको उसको एसेंट देना होता है। तो आप कंप्लीटली अपना एब्सोल्यूट वीटो यूज करके आप उसे एसेंट नहीं दे सकते। कुछ केसेस होते हैं, मनी बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ये सारे में आपको देना होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे बिल के पार्ट में। बट कुछ बिल ऐसे हैं, ऑर्डिनरी बिल हैं, तो उसमें आप अपना एब्सोल्यूट वीटो यूज कर सकते हैं और आप कहेंगे कि मैं अपनी एसेंट को विथहोल्ड कर रहा हूँ, आई एम विथहोल्डिंग माई एसेंट, मैं अपना एसेंट नहीं दूंगा। ठीक है, एक तो ये केस हो गया। दूसरा सर केस होता है एक क्वालिफाइड वीटो होता है। ठीक है, क्वालिफाइड वीटो और आपका सस्पेंसिव वीटो ये दोनों एक ही जैसे हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसी कारण से इसमें से ये एक नहीं है हमारे पास इंडिया में, सिर्फ सस्पेंसिव वीटो, क्वालिफाइड वीटो नहीं है, ये यूएस में। दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन दोनों में एक स्लाइड डिफरेंस है। स्लाइड डिफरेंस क्या है सर, आपने प्रेसिडेंट के पास बिल भेज दिया, ये बिल है आपने एसेंट के लिए भेज दिया, अब ये प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उसे रिटर्न कर देंगे। उन्हें पसंद नहीं है, उन्होंने रिटर्न कर दिया, किसके लिए, रिव्यू के लिए, कि आप ठीक है फिर से एक बार इस बिल को देखिए, मुझे लगता है ये बिल सही नहीं है। रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न कर दिया तो अब फिर से इसे लेजिस्लेचर के द्वारा क्या कराना होगा, पास कराना होगा, यानी कि पार्लियामेंट में इसे दोनों हाउसेस से पास कराना होगा। अब यहीं पे डिफरेंस आ जाता है, अगर जो क्वालिफाइड वीटो होगा तो यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना होगा, लेकिन सस्पेंसिव वीटो होगा तो सिर्फ ऑर्डिनरी, यानी कि 50%+1। इसमें क्या होता है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, टोटल मेंबरशिप सिर्फ एक जगह, इम्पीचमेंट, प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो यहाँ पर 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से आपने करवा दिया, ठीक है हो गया। यहाँ पर 50%+1, तो ठीक है डिफरेंस समझ आ गया, सिर्फ छोटा सा मेजोरिटी का डिफरेंस है। क्वालिफाइड वीटो में आप स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी, सस्पेंसिव में तो बहुत ही सिंपल। एक होता है सर पॉकेट वीटो, कहा जाता है कि प्रेसिडेंट का पॉकेट बहुत बड़ा होता है। पॉकेट वीटो यानी कि कोई एक्शन आपने नहीं लिया, आपके पास बिल आ गया, आपने कुछ नहीं, और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा है कि आपको कोई टाइम फ्रेम नहीं देता कि आपके पास बिल आ गया तो आपको इतने समय में देना है, डेफिनेटली आपके पास कोई नहीं, तो आपने उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया, वो आपके पास आया वो ऐसे ही रह गया, तो इसे हम कहते हैं पॉकेट वीटो। क्या कभी इस्तेमाल किया गया सर, किया गया 1986 में, अगर आप देखते हैं तो पोस्टल अमेंडमेंट बिल आया था, उसमें पॉकेट वीटो यूज कर लिया गया था। तो इस तरह से बहुत सारे आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं, क्योंकि वो भी प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगर जाता है, बिल बेसिकली, एक्ट तो बाद में बनेगा जब एसेंट मिल जाए, बिल जब अगर प्रेसिडेंट के पास जाता है तो यहाँ पर मस्ट यानी ऑब्लिगेटरी, मस्ट हो गया यानी ऑब्लिगेटरी, ये ऑब्लिगेटरी होती है प्रेसिडेंट के ऊपर कि आपको आपको एसेंट देना ही है। यहाँ पर ये एसेंट देना कंपलसरी होता है, ऑब्लिगेटरी होता है यानी मस्ट होता है, ऑब्लिगेटरी होता है। ये किसके थ्रू आया, तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज 1971, इसके थ्रू जो है इसे क्या किया गया है, इसे कंपलसरी बनाया गया है। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के थ्रू इसको क्या किया गया है, इसे कंपलसरी बनाया गया है कि आपको जो है वो अपना एसेंट देना ही होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सब और थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें, कि हम लोग बात करते हैं देयर इज 2 आर्टिकल्स, एक है 111, एक है 200। 200 बेसिकली डील करता है वीटो पावर ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की वीटो पावर के साथ डील करता है 200 आर्टिकल। 111 जो डील करता है वो डील करता है प्रेसिडेंट के वीटो पावर से, तो प्रेसिडेंट के वीटो पावर 111,
और 200 जो है वो वीटो पावर आपका गवर्नर के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब देखिए 3-4 केसेस होते हैं, आपके पास बिल आता है तो आप क्या कर सकते हैं? सर बहुत ही सिंपल है, हम एक पहला तो एसेंट दे देंगे, यानी ठीक है बिल सही है, आप आगे बढ़ाइए, इसे एक्ट बना दें। तो आप एसेंट दे सकते हैं। एक होता है कि नहीं सर मैं नहीं दूंगा, मैं मना कर दूंगा, तो उसे कहते हैं विथहोल्ड, ये तो 2 हो गए। या फिर आप उसको रिव्यू करने के लिए आप फिर से वापस भेज सकते हैं, इसमें भी केसेस होते हैं, मनी बिल हैं तो आप रिव्यू के लिए वापस नहीं भेज सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है तो नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये याद रखना है, जो मैंने शायद आपको वीटो वाले में भी नहीं बताया, कि वीटो जब हम क्वालिफाइड वीटो की बात करते हैं या फिर सस्पेंसिव, हमारे यहाँ क्वालिफाइड है नहीं तो सस्पेंसिव पे बात करते हैं, तो अगर ये ऑर्डिनरी मेजॉरिटी के साथ आ जाता है, यानी 50% प्लस 1 के साथ फिर से आ जाता है रिव्यू होके, तो ये फिर ऑब्लिगेटरी हो जाती है। दिस इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट, यहाँ पर फिर उन्हें एसेंट देना ऑब्लिगेटरी हो जाता है, यानी रिव्यू होके, यानी रिव्यू के लिए आपने भेज दिया, अब इसके बाद अगर आ जाता है तो आपको देना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने इतनी केसेस होती हैं जो आपके सामने हैं। यही सेम केसेस गवर्नर के पास भी, गवर्नर भी आपका एसेंट दे सकता है, विथहोल्ड कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर गवर्नर के पास एक और आता है, गवर्नर के पास ये इनके डिस्क्रिशनरी पावर्स में भी आते हैं, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे कि ये जो बिल है उसको रिजर्व कर सकते हैं, किसके लिए? ही कैन रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के लिए ये बिल को रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करेंगे तो फिर ये बिल आ जाएगा किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। ठीक है सर, प्रेसिडेंट के पास ये बिल आ गया। अब प्रेसिडेंट के पास बिल आ गया तो फिर से ये 3 केस होंगे, या तो वो दे सकता है, या फिर उसे विथहोल्ड कर सकता है, या फिर ये इसे रिव्यू के लिए फिर से भेज सकता है। अब रिव्यू के लिए अगर इसे भेज देता है, रिव्यू के लिए अगर इसे भेज देता है, तो फिर से वो मान लेते हैं कि ऑर्डिनरी के थ्रू अगर आ जाता है, तो यहाँ पर ऑब्लिगेटरी यानी मस्ट नहीं होता है फिर से प्रेसिडेंट के लिए कि इसे फिर से ही, यानी प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव हिज एसेंट, फिर से वो बाउंड नहीं होगा कि वो एसेंट दे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें, यहाँ पर भी पॉकेट वीटो इस्तेमाल कर लिया जाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर किसी भी तरह के कोई भी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट नहीं दिया है, यानी कि जो बिल रिजर्व किया गया है, ये बिल जो रिजर्व किया गया है कब तक आपको दे देना, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी तरह का टाइम नहीं बताया कि सर इतने दिनों के अंदर दे देना, आप आराम से इसको रख सकते हैं कितने भी लंबे समय के लिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होती है। अब सर ऑर्डिनेंस की बात कर लेते हैं, हम ऑर्डिनेंस की बात कर लेते हैं। सर बेसिकली ऑर्डिनेंस होता क्या है? तो ऑर्डिनेंस अपने आप में सर एक टेम्पोररी लॉ होता है, एक लॉ होता है जो टेम्पोररी होता है, पावर्स उसकी सेम होती है बट एक लॉ है जो कि टेम्पोररी स्टेट पे। कैसा टेम्पोररी हम डिस्कस करेंगे। एक होता है आर्टिकल 123, एक होता है 213। 123 जो है आर्टिकल आपको डिस्कस करता है प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से रिलेटेड, और 213 जो है वो डिस्कस करता है आपके गवर्नर से रिलेटेड, यानी गवर्नर से रिलेटेड आपके 213 में आ जाता है, और 123 में आपके ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ ये आ जाता है। ये कब हो सकता है? तो देखिए सर, आपके साथ 2 हाउसेस हैं, लोकसभा, राज्यसभा। इनके केस में तो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो दोनों हो गए। इसमें से कोई भी एक अगर नहीं है, दोनों नहीं है तब तो हो ही गया, एक भी नहीं है तो भी इस समय अगर कोई लॉ बनाना है तो उस लॉ को डायरेक्ट प्रेसिडेंट बिना लोकसभा राज्यसभा के हुए भी लॉ बना सकता है। इसी को हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस, यानी टेम्पोररी लॉ। यानी कि एक ही कंडीशन में ऑर्डिनेंस नहीं बन सकता जिस समय ये दोनों ही हाउसेस प्रेजेंट है। अगर ये दोनों हाउसेस प्रेजेंट है तो उस केस में तो नहीं, मैंने सेशन में होने चाहिए। बेसिकली हाउसेस तो होते ही हैं, सेशन में होने चाहिए। सेशंस होते हैं 3 सेशंस, हम बात करेंगे उसके बारे में, क्योंकि सेशंस में ही आपके लॉज बनते हैं, तो सेशंस में आपके जो है लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये सारे। ऑर्डिनेंस के थ्रू क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया जा सकता है? नहीं सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, तो इसीलिए ये नहीं है। अब ये टेम्पोररी कैसे है? सर आपने तो कह दिया कि लॉ तो है, तो टेम्पोररी कैसे है? सर टेम्पोररी इस प्रकार से है कि जिस समय फिर वापस सेशन में आएगी दोनों हाउसेज, जिस दिन लास्ट है उसके 6 वीक्स के अंदर, 6 वीक्स के अंदर आपको इसे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज से पास कराना होगा। अगर आप नहीं करा पाते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक एग्जिस्ट करता है, 6 महीने के बाद ये खत्म हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि 6 महीने तक रहेगा और इसके बाद ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये समझ आ गया। इसके बाद आपको थोड़े और बातें समझने की जरूरत है। सर यहाँ पर कुछ चीजें हैं कि यहाँ प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है उसे थोड़ा चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि अपने आप में लॉ मेकिंग पावर तो है नहीं, तो मॉडिफाइड इंटेंशन के बेसिस पर जो है वो इसे ये किया जा सकता है। ठीक है, यानी चैलेंज किया जा सकता है बेसिकली। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। इसके अलावा देखिए ये सारी चीजें तो है वो अपने आप में डिस्क्रिशनरी भी नहीं है। ठीक है, ये अपने आप में डिस्क्रिशनरी नहीं है, और मैंने बात की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो। बाकी देखिए इनके पास क्योंकि ऑर्डिनेंस यही बना रहे हैं तो ये इसे कभी भी विड्रॉ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी इनको जब मन करता है तो विड्रॉ कर सकते हैं, आराम से विड्रॉ हो जाते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आती।
अब देखिए दो इंपॉर्टेंट चीजें, जो दो इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे डिस्कस करने रह गए हैं, वो एक आता है आपका पार्डोनिंग पावर। ठीक है, पार्डोनिंग पावर का मतलब था क्षमा करना, वो भी हम कह सकते हैं राज्य क्षमा करना, इस टाइप से कुछ। तो पार्डोनिंग पावर, पार्डोनिंग पावर के लिए भी दो आर्टिकल्स आ जाएंगे। यहाँ पर आता है 72, यहाँ आता है 161। पार्डोनिंग पावर जो है 72 और 161 जो है दोनों होते हैं, एक प्रेसिडेंट के लिए होता है और एक आपका 161 गवर्नर के लिए होता है। पार्डोनिंग पावर में बेसिकली होता क्या है कि अगर यूनियन ने कोई भी लॉ के अंतर किसी व्यक्ति को ये किया है, पनिश किया है, तो इस केस में प्रेसिडेंट उन्हें पार्डन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे होता है। इसके अलावा जो है वो आपको जो किसी भी तरह का पनिशमेंट कोर्ट मार्शल के थ्रू मिला है, कोर्ट मार्शल बेसिकली कुछ नहीं होता, मिलिट्री कोर्ट को हम कोर्ट मार्शल कहते हैं, जो डिसीजन वो देते हैं वो, या फिर किसी भी तरह का डेथ सेंटेंस अगर आपको दिया गया है तो इस केस में भी आप पार्डन कर सकते हैं। ये तीन केस हैं। अब इस केस में अगर आप देखेंगे गवर्नर के पास क्या पावर्स हैं, तो गवर्नर के पास पावर्स होते हैं, बट कुछ चेंजेस होते हैं। देयर आर टू चेंजेस। पहला कि वो डेथ सेंटेंसेस में नहीं दे सकते हैं। द सेकंड वन इज दैट वो जो है वो आपके डेथ सेंटेंसेस के अलावा जो है वो पार्डोनिंग पावर उनके पास नहीं होती है। ठीक है, उनके पास डिफरेंट और पावर्स होते हैं बट पार्डोनिंग पावर नहीं होती। ये बेसिकली गवर्नर जो है वो पार्डोनिंग पावर उनके पास स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी को या स्टेट लॉ के अंतर्गत किसी को पनिशमेंट दी गई है तो उस केस में होता है, नहीं तो फिर नहीं होता है। इसके अलावा जो बात करें तो एक इंपॉर्टेंट ये भी आ जाता है कि कोर्ट मार्शल हुआ है तो वो भी केस में गवर्नर नहीं दे सकता। रीजन है कोर्ट मार्शल इज सेंट्रल एंड सेंट्रल फॉर दैट मैटर। प्रेसिडेंट अगर यहाँ पे भी डेथ होता है स्टेट लॉ के भी अंतर्गत तो भी आपको प्रेसिडेंट के पास ही आना पड़ेगा, प्रेसिडेंट ही करते हैं। अब पार्डोनिंग पावर में बेसिकली होता क्या है, तो देखिए दो चार इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा, फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, तब फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, पहला है पार्डोन। पार्डोन का मतलब होता है कि कंप्लीटली आपने खत्म कर दिया, यानी किसी को भी किसी भी तरह के पनिशमेंट दी गई थी आपने पूरा खत्म कर दिया। 11 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट आपने पार्डोन करके उसे खत्म कर दिया, पूरी तरह से आपने उन्हें आजाद कर दिया, तो इसे हम कहते हैं पार्डोन करना। ठीक है, दूसरा होता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब होता है चेंज, सी फॉर कम्यूटेशन, सी फॉर चेंज। आपने चेंज कर दिया उन्हें, लेट से था हैंग टिल डेथ, आपने उसे चेंज करके कर दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो ये हो गया चेंज करना। रेमिशन होता है, रेमिशन मतलब कम करना, किसी भी चीज की जो पीरियड है उसे क्या करना है आपको कम करना है। कम्यूटेशन में चेंज कर रहे हैं, आप पूरी तरह से चेंज कर दे रहे हैं उसी को, लेकिन इसमें चेंज करना है, मतलब इसमें कम करना है। 11 ईयर्स था आपने 7 ईयर कर दिया, कम कर दिया आपने, पहले 11 ईयर था फिर हमने 7 ईयर कर दिया, तो आपने इस चीज को कम कर दिया। रिस्पाइट क्या होता है, बेसिकली इसमें भी कम किया जाता है लेकिन कंडीशंस में। लेट से किसी तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी होने की वजह से आप लोग सोच रहे हैं कि ठीक है अब ये 11 ईयर्स तो नहीं कर पाएगा, चलो 5 ईयर कर देते हैं, 7 ईयर कर देते हैं, तो वो हो गया। वुमेन के केस में प्रेगनेंसी, ये सारे केसेस हो सकते हैं जिस केस में आप इसे ये करते हैं। रिप्राइव तो बहुत ही सिंपल है, रिप्राइव मतलब स्टे कर देना, यानी कि ठीक है उन्हें खासकर डेथ वाले में होता है, हैंग टिल डेथ वाले में, कि ठीक है इन्हें डेथ देना था तो अब ऐसा करते हैं कि इन्हें थोड़ा कुछ समय के लिए इन्हें ये कर देते हैं, स्टे कर लगा देते हैं, तो ये वाला केस हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो हम पार्डोनिंग के ऊपर डिस्कस करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है सर, हम बात करते हैं डिस्क्रिशनरी। ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर्स भी आपके सामने देखने के लिए मिलते हैं। प्रेसिडेंट के पास भी कुछ है, गवर्नर के पास भी, गवर्नर वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। सीएपीएफ एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, सीडीएस में आए हैं, सीएसई में आए, लगातार क्वेश्चंस इसे देखने के लिए मिले हैं, तो आपको याद रखना होगा। सर क्या आपके पास प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है? द आंसर इज नो सर, प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं। उससे पहले देखिए कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट थी पार्डोनिंग पावर से रिलेटेड, वो डिस्कस कर लेते हैं। सर पार्डोनिंग पावर इज इंडिपेंडेंट टू जुडिशरी, यानी कि इट इज इंडिपेंडेंट टू जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी से है, इसका मतलब अगर किसी भी तरह का पार्डोनिंग पावर दी है, प्रेसिडेंट किसी को पार्डोन करता है तो इसके लिए फिर आप बाद में उसे चैलेंज नहीं कर सकते कि सर इस व्यक्ति को किस तरह से इस डेथ का सेंटेंस दिया गया था लेकिन प्रेसिडेंट ने नहीं, डेफिनेटली आप कोर्ट नहीं जा सकते, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। पार्डोनिंग पावर का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, तो पार्डोनिंग पावर का इस्तेमाल जो है वो कैबिनेट के एडवाइस पे ही किया जा सकता है, तो एडवाइस ऑफ कैबिनेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपको याद रखना होगा, सीएसई में आ चुका है कि सर इट इज नॉट अ कोर्ट ऑफ अपील, प्रेसिडेंट के लिए ये कोर्ट ऑफ अपील नहीं होता, ही इज नॉट सिटिंग एज अ कोर्ट ऑफ अपील, यानी इट इज एग्जीक्यूटिव पावर, ये अपने आप में एक एग्जीक्यूटिव पावर होता है और प्रेसिडेंट कोर्ट ऑफ अपील के रूप में ये नहीं होता है। इसी प्रकार से जब वो इस पावर को इस्तेमाल करना रहा होता है तो उसके बाद फुल सोवेन होता है,
जो कि जुडिशियल मैंडेट के खिलाफ वो इस्तेमाल कर सकता है, यानी किसी भी तरह का कोई भी किसी भी जुडिशियल ने किसी भी तरह का दिया है वो इसे यूज कर सकता है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। यानी सिंपल अगर मैं एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज बोलूं तो सर इसके लिए उन्हें किसी भी तरह का रीजन नहीं देने की जरूरत है, किसी भी तरह की जुडिशियल रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, जुडिशियल रिव्यू से किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब डिस्क्रिशनरी मतलब होता है आपने यूज कर लिया और फिर उसके बाद कोई आपसे कुछ नहीं, मतलब डिस्क्रिशन है, आपकी डिस्क्रिशन आप कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास क्या डिस्क्रिशन है सर? नहीं, प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन नहीं है, तो फिर आपने कैसे कहा? सर मैं कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डिस्क्रिशन नहीं है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसे अराइज हो जाते हैं जो अल्टीमेटली उनको एक डिस्क्रिशनरी पावर दे देती है। ऐसे क्या सिचुएशंस हैं सर? ऐसे 3 सिचुएशंस होते हैं। पहला कि आप बान कर देख रहे हैं कहीं भी इलेक्शन हो रहा है, तो पीएम का इलेक्शन हो रहा है, सीएम का इलेक्शन हो रहा है, ये दोनों के केस में डिस्क्रिशनरी पावर, गवर्नर के पास भी कुछ सिचुएशनल होते हैं, बाकी हम देखेंगे। तो उस केस में क्या हो रहा है कि मान लेते हैं कोई भी पार्टी जो है, नो पार्टी इज गेटिंग क्लियर मेजोरिटी, तो कोई पार्टी अगर क्लियर मेजोरिटी नहीं ये कर रही है तो फिर किसे पीएम बनाया जाए, किसे सीएम बनाया जाए, ये टोटली उनके ऊपर डिस्क्रिशन हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कोई लोकसभा की है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो कॉन्फिडेंस अपना खो देती है। अब ये क्या होता है कॉन्फिडेंस मोशन, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कॉन्फिडेंस यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ पास हो जाता है, तो इस केस में भी उनका डिसमिजल होगा, तो ये केस में भी आपका डिस्क्रिशन हो जाता है। इसके अलावा किसी लोकसभा में अगर मेजॉरिटी वो पेश नहीं कर पाती तो इस केस में भी डिसोल्यूशन हो जाता है। तो ये सारे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जो मैं यहाँ बात करूंगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी इसके लिए, इसलिए इसे आपको ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन क्या प्रेसिडेंट के पास कोई है? द आंसर इज नो। प्रेसिडेंट के पास किसी भी तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है। तो क्या आपके गवर्नर के पास है? सर हैं। 5 डिस्क्रिशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक करके आपको याद रखना है। पहला मैंने बात किया था सर, वो रिजर्व कर सकता है, किसी भी बिल को क्या कर सकता है? रिजर्व कर सकता है। तो किसी भी बिल को रिजर्व कर सकता है, किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए, तो ये एक डिस्क्रिशनरी पावर होगी। दूसरी कि अगर इम्पोज करना है प्रेसिडेंट रूल, किसी भी स्टेट में इम्पोज करना है प्रेसिडेंट रूल, इस केस में भी उनके पास अपनी डिस्क्रिशनरी है, ठीक है। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको सीएपीएफ एग्जामिनेशन में भी आया था, सीएससी में भी आ चुका है, वो ये है कि अगर मान लेते हैं किसी स्टेट का गवर्नर है, अब उसके आसपास के यूनियन टेरिटरी भी उनके अंडर में है, तो जब वो एडजॉइनिंग इंडियन टेरिटरी में अपने किसी भी तरह के फंक्शंस को कर रहे होंगे, उस समय यानी उस फंक्शंस को जब यूज कर रहे होंगे, उस फंक्शंस को जब वो कर रहे होंगे, तो उस समय उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर होगी, ठीक है। इसके अलावा जो आपको पता होगा गवर्नर के हम डिस्कस करेंगे जब हम 6 शेड्यूल डिस्कस करेंगे। 6 शेड्यूल में सर डिस्कस होता है ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की बात होती है। तो इस केस में ना होता क्या है कि बेसिकली ट्राइबल एरियाज जो है डिफाइन करना होता है, वो गवर्नर के हाथ में होता है कि सर खासकर एएमटीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इस तरह के जगहों पर कौन कौन से जो चीजें हैं वो सारी हैं, किसे लाइसेंस देना चाहिए, मिनरल एक्सप्लोरेशन, ये सारी चीजें जो होती हैं इस समय जब वो यूज कर रहा होता है ना ये पावर, ये सारे उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं। इसके अलावा द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब वो सीएम से किसी भी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव जानकारियां इकट्ठा करना चाहता है या लेजिस्लेटिव जानकारियां इकट्ठा करना चाहता है, इस केस में भी उसके पास क्या होते हैं? डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं। ही इज हैविंग डिस्क्रिशनरी पावर। 5 डिस्क्रिशनरी पावर हैं। पहला जब वो बिल को रिजर्व कर रहा है प्रेसिडेंट के लिए, तो दूसरा प्रेसिडेंट रूल इंपोज करना है उसके लिए, रिकमेंडेशन बेसिकली देने के लिए, तीसरा जब वो अपने एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर रूप में वर्क कर रहा है उस समय पे, या फिर इसके अलावा जो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स, ये सारे जो जगह हैं यहाँ पर ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के अंतर्गत जो भी मिनरल एक्सप्लोरेशन है, ये सारे से रिलेटेड लाइसेंसिंग ये सब देने हैं वो सब में, और इसके अलावा चीफ मिनिस्टर से जो है वो इंफॉर्मेशन लेने में, एडमिनिस्ट्रेटिव चाहे लेजिस्लेटिव, ये सभी केसेस में गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से सेगमेंट शुरू होगा। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग अभी तक स्किप कर चुके होंगे, वीडियो को नहीं देख रहे होंगे। लास्ट में ऑलवेज हम सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करते हैं और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। सर जितनी बातें हम कर रहे थे वो सारी तो थी ही इंपॉर्टेंट, अब कुछ और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। ये जो 4-5 बातें करेंगे ना सर, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत जगह से कंपाइलेशन प्रोवाइड करवा के। पहला पहला चलिए हम इसे न्यू पेज में ले लेते हैं, तब आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी। तो सर हम पहली बात कौन सी कर रहे हैं? तो सर पहली बात हम ये कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट, ठीक है,
आपने सुना होगा एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, दैट कम्स अंडर 52nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन की बात होती है, ठीक है सर, डिस्क्वालिफिकेशन की बात होती है किसकी, तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ जो है वो मेंबर, ठीक है। मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन की बात होती है, तो जब मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन की बात होती है तो इस केस में प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड, यानी जब इस क्वेश्चन को वो डिसाइड कर रहा हो, यानी इस बात को डिसाइड कर रहा हो, तो ही इज नॉट बाउंड टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ सीओएम, यानी कि जब वो किसी मेंबर को डिस्क्वालिफिकेशन यानी डिस्क्वालीफाई कर रहा हो किसी भी बेसिस पर, उस केस में वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस जो भी दिए गए हैं या एड दिए गए हैं उसको मानना उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई वुड बी सेइंग दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट प्रेसिडेंट एड्रेसेस बोथ द हाउसेस, बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों ही हाउसेस को एड्रेस करता है। कब कब द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस हियर, बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल के पहला इलेक्शन, हर साल ईच ईयर के बाद जो पहला सेशन होता है उसे एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट, दोनों हाउसेस के, बोथ हाउसेस यहाँ पे है। और साथ साथ हर इलेक्शन के बाद, हर इलेक्शन के बाद 5 इयर्स के बाद जो पहला सेशन होता है उसे भी एड्रेस करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिस्कस, ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस करना था एक पॉइंट जो कि पार्डोनिंग पावर के अंतर्गत आता था, वो क्या है सर, तो वो है कि जो कोर्ट के पास जुडिशियल पावर है, जुडिशियल पावर रिलेटेड, कोर्ट्स के पास जो जुडिशियल पावर बेसिकली होते हैं वो उसका बहुत लिमिटेड रोल होता है। जब हम बात करते हैं बहुत ही लिमिटेड होता है, जब मर्सी पिटिशन की बात करते हैं ना तो उस समय बहुत लिमिटेड रोल होता है। एक और बात हम प्रेसिडेंट से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि सर प्रेसिडेंट बहुत सारे रूल्स बनाता है, ही मेक सम रूल्स फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ बिजनेसेस, बिजनेसेस कह सकते हैं, या फिर एलोकेशन फॉर द एलोकेशंस अमंग द मिनिस्ट्रीज, यानी मिनिस्टर से जो भी फंड वंड ये सारे एलोकेट होते हैं ना, इस सभी के लिए वो बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट रूल्स जो हैं वो बनाया करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी आ जाता है यहाँ पर, आर्टिकल नंबर 361, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आर्टिकल नंबर 361, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल नंबर 361 ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट है या गवर्नर है वो किसी भी तरह का अगर अपना एक्सरसाइज कर रहा है तो ही इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, ही इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट पे वो आंसरेबल नहीं होता है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। प्रेसिडेंट से रिलेटेड और भी है कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि सर वो एड्रेस करता है, समॉन करते हैं, समॉन करते हैं, समॉन आपको पता होना चाहिए, समॉन बेसिकली टू इनिशिएट समथिंग, समॉन होता है, ठीक है। इसके अलावा ही कैन सेंड मैसेजेस टू बोथ हाउसेस, यानी वो क्या कर सकते हैं, तो किसी भी हाउस में मैसेजेस भेज सकते हैं, ही कैन सेंड मैसेजेस टू एनी हाउस, यानी वो दोनों ही हाउसेज में जो है वो मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट की एक और ड्यूटी, दैट इज वेरी वेरी लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इनकी एक और ड्यूटी होती है कि हिज ड्यूटी इज टू, जो भी रिकमेंडेशंस हैं, लेट से यूनियन फाइनेंस कमीशन से आया, या फिर मान लो कैग से आया, या फिर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, या फिर कुछ भी आया, शेड्यूल्ड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये सब से आए, ये सारे रिकमेंडेशंस को पार्लियामेंट तक पहुंचाना है, ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी होती है। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रेसिडेंट के पास तीनों तरह के पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जुडिशियल पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आई होप, देखिए हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस की हैं एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ जितनी भी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया है आपको क्लैरिटी मिली होगी। हम लोगों ने कंप्लीट जो है वो आपका प्रेसिडेंट और गवर्नर का चैप्टर को बहुत ही अच्छे से क्रिस्पली कह सकते हैं कि डिस्कस कर लिया, 1 आवर में ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है, बिकॉज वेरी वेरी लेंथी चैप्टर में से एक है और वो भी दोनों हम लोगों ने डिस्कस किया, तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका डिस्कस हो गया। अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें इसके, थोड़ा सा नोट्स प्रिपेयर करना अपने आप में मुश्किल होगा, बट किसी भी तरह से आप प्रिपेयर करने की कोशिश करें, बिकॉज अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा वो यूजफुल हो जाएगा। बाद में क्वेश्चंस दिखेंगे, हम लोग भी आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आए थे, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।